नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या मोदी योगी ने यूपी में कुछ बड़ा करने का प्लान सेट कर दिया है? इसीलिए धड़ाधड़ मीटिंग, इसीलिए धड़ाधड़ इस बात को लेकर चर्चा कि आखिरकार किन वजहों से यूपी में पिछड़ गए। सवाल यह भी है कि यूपी में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाले अखिलेश यादव नक्शा दिखा रहे हैं, तो अब मोदी योगी क्या करेंगे? क्या इस नक्शे को बदलने की पुरजोर कोशिश और क्या इसमें सफल होंगे? सवाल यह भी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में आज बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। यह तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम बीजेपी नेताओं से अलग अलग हुई इन मुलाकातों में बातचीत क्या हुई? क्या यूपी को लेकर मंथन हुआ? क्या यूपी को लेकर कोई नया प्लान तैयार हुआ? और सवाल यह भी कि क्या बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए की कार्ड ढूंढ लिए? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। कल शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे टर्म के लिए कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालते ही मोदी ने किसान सम्मान निधि की किस्त जारी कर अपने कार्यकाल की शुरुआत की है। उधर सीएम योगी यूपी में लगे शौक से बीजेपी को उबारने में लग गए हैं। योगी ने दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। आज सीएम योगी ने पहले अमित शाह, फिर नितिन गडकरी और फिर राजनाथ सिंह से मुलाकात की। यूपी में इस बार बीजेपी अपने दम पर सिर्फ 33 सीट ही जीत पाई और एनडीए गठबंधन के हिस्से 36 सीटें आई, जबकि समाजवादी पार्टी को अकेले 37, कांग्रेस को 6 और आजाद समाज पार्टी को 1 सीट मिली। यूपी में अखिलेश यादव ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अखिलेश यादव ने आज 2024 और 2019 के आंकड़ों को जारी करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि कुछ चुनाव नक्शा बदल देते हैं। अखिलेश इस पोस्ट के जरिए जाहिर कर रहे हैं कि अब यूपी में उनका दबदबा है। बीते दिनों में कांग्रेस और सपा के नेता कहने भी लगे हैं कि अब की यूपी में बीजेपी पिछड़ गई है और यूपी में आज चुनाव हो जाए तो सत्ता बदल जाएगी। आज अगर चुनाव हो जाए उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव वाली नेतृत्व वाली फिर से सरकार बना लेगी। सभी जातियों का वोट मिला। सभी लोग जो आज खासकर गरीब तबका, मध्यम वर्गीय तबका, किसान, मजदूर, आम आदमी, नौजवान, यूथ जो नौकरी के लिए परेशान था, इनके लिए वो सभी लोगों ने हमको वोट दिया है। लेकिन क्या मोदी और योगी यूपी का नक्शा बदलने देंगे? भले ही इस चुनाव में बीजेपी ज्यादा सीट नहीं जीत पाए, लेकिन अब बीजेपी हार के मंथन में जुट गई। बीजेपी का पूरा फोकस यूपी पर है। बीजेपी जानती है कि 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी हाल में सत्ता बरकरार रखना होगा, वरना देश का सबसे बड़ा सूबा हाथ से फिसला तो 29 के लिए मुश्किल कहीं ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अखिलेश ने अपनी जीत का श्रेय अपने फॉर्मूले पीडीए को दिया, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। बीजेपी ने अखिलेश के इस फॉर्मूले की कार्ड ढूंढ ली है। इसकी बांगी नरेंद्र मोदी की नई टीम में भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नए मंत्रालय में यूपी से 10 मंत्रियों को जगह दी है। नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से सांसद हैं। इनके अलावा राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी, जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपी सिंह बघेल, कीर्तिवर्धन सिंह, बीएल वर्मा और कमलेश पासवान को मंत्री बनाया गया है। मोदी कैबिनेट के जातीय समीकरणों की बात करें तो ओबीसी से 4 मंत्री हैं, दलित समुदाय से 2, अगड़ी जाति से 3, जबकि 1 अल्पसंख्यक समुदाय से मंत्री हैं। साफ है बीजेपी हार के कारणों पर मंथन तो कर ही रही है, साथ ही आगे की तैयारियों में भी जुट गई है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी एक्शन मोड में है। ये तस्वीर यूपी के लखनऊ की है। लखनऊ के अकबर नगर में प्रशासन का ध्वस्तीकरण अभियान शुरू हो गया। यहाँ कुकरेल नदी के किनारे बने अवैध मकान और इमारतों को तोड़ा जा रहा है। योगी सरकार इस अवैध कब्जे को हटाकर सड़क बनाएगी। दरअसल समाजवादी पार्टी की सरकार में नदी के किनारे अवैध कॉलोनी बसा दी गई थी। यूपी में बीजेपी की हार पर कई कारण बताए जा रहे हैं। अयोध्या जैसी सीट हारने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा है कि बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड नहीं चला, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर यूपी से सटे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में ये कैसे काम कर गया? तो क्या अंदरूनी भीतरघात से बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचा? सवाल ये भी है कि क्या पश्चिम में ठाकुरवाद हावी रहा? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन नतीजे आने के बाद बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में यूपी में कई और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साफ है अखिलेश अपने पक्ष में नतीजे आने के बाद नक्शा बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी और योगी की टीम भी तैयार है। उन्हें पता है कि देश की सियासत में सत्ता को अपने पास रखना है तो हर हाल में यूपी को हाथ से फिसलने नहीं देना होगा। इसीलिए हार के झटके से उबरकर
और इस चुनाव में हुई गलतियों से मंथन कर क्या यूपी में फिर से छा जाने को तैयार है मोदी योगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट से बिल्कुल साफ है कि बीजेपी इंट्रोस्पेक्ट कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जिस नक्शे की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं उस नक्शे को बदल पाना उसके लिए संभव है? उसके लिए तैयारियां क्या है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ सरदार आरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह, आज आपसे शुरू करता हूं। देश का सबसे बड़ा सूबा पिछड़ गए आप लोग। अखिलेश ने नक्शा दिखा दिया कि ये नक्शा बदल गया यूपी का, बीजेपी अब पीछे ही रहने वाली है। राकेश जी, नक्शा तो यूपी का पिछले कई साल से बदल रहा है। 2014 में बदला, 17 में बदला, 19 में बदला, 22 में बदला। हाँ, इस बार 24 में थोड़ा अलग बदला है। इसको उसकी चिंता होगी। मतलब ये तो राजनीति, मुझे वो दिन याद है 2009 में हम लोग कुल मिलाकर 10 सीटों पर थे और 2014 के अंदर 14 सीटों पर आ गए थे, और सॉरी 71 सीटों पर आ गए थे। और सपा लगभग 23 सीटों पे थी, 5 पे रह गई थी, और कांग्रेस 21 पे थी, 2 पे रह गई थी। तो ये नक्शे बदलते रहते हैं, नक्शों में रंग बदलते रहते हैं, नक्शों तो नहीं बदलते, रंग बदलते रहते हैं नक्शों में। और इसमें कोई इतनी चिंता वाली बात नहीं है। हम लोग अंतर्विवेचन भी कर रहे हैं और चिंता भी कर रहे हैं भी कैसे उसको ठीक करेंगे, और उसको बिल्कुल ठीक करेंगे। हाँ, इस बार कुछ चीजें इस प्रकार की हुई जिसके कारण से नक्शा, मतलब नक्शे में रंग बदला है। एक कि इन्होंने जातियों में जिस प्रकार से यूपी को बांटने की कोशिश करी, उसमें कुछ हद तक ये कामयाब हुए। और जिस प्रकार से खास कर ये जो 1 लाख रुपए का वादा और जो गारंटी कार्ड इन्होंने अपनी तरफ से देकर कोशिश करी कि हम 1 लाख रुपए का गारंटी कार्ड दे रहे हैं आपको। नहीं, और आज लोग आप ये मानते हैं कि जातियों वाला कार्ड इनका चल गया, आप उस कार्ड को खेलने से पीछे रह गए, आप ये मानते हैं? इसके पीछे वजह ये है? नहीं, हम वो कार्ड खेलते हैं जो वादा पूरा कर सके। अगर ऐसे गारंटी कार्ड पूरा होता तो हिमाचल में पूरा करते ये लोग, नहीं किया ना पूरा। तेलंगाना में पूरा करते, नहीं कर पाए पूरा। तो पंजाब में पूरा आम आदमी पार्टी करती, नहीं कर पाए। असल में क्या कि कार्ड देना और बात है, उसको पूरा करना अपनी जगह था। आज अभी आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी कर दी है। तो दिखता है कि किस प्रकार से काम होता है। जो काम वादा वो करे जो पूरा कर सके, और लोगों को लिखकर, ये भी हालांकि इलेक्शन कमीशन इसकी चिंता करनी चाहिए कि लिखित रूप में गारंटी कार्ड लिखकर, सील कर राहुल गांधी का साइन मारकर, मतलब उसके कॉपी लगाकर, ये कहकर कि हम 1 लाख रुपया हर बहन को हर साल देंगे, 8,500 रुपए महीना आपके खाते में खटाखट आएगा। आज वो बहनें खटाखट पहुंच रही है इनके दरवाजे पर कि लाइए हमारे पैसे, लाइए, आपने गारंटी कार्ड दिया था, हमें क्या लेना, आप चुनाव जीते हारे। परंतु इस प्रकार से वो माहौल खड़ा किया, मानते हैं कि वो माहौल खड़ा करने में कामयाब हुए। परंतु सुनिश्चित समझिए, जब 2014, 17, 19, 22 बदल गया तो 27 भी बदलेगा, सुनिश्चित बदलेगा। और अच्छा ठीक है, चलिए इस पर आऊंगा, वो खटाखट वाली बात पर भी अजय वर्मा से सवाल पूछूंगा। लेकिन अब्बास भाई देखिए, एक तस्वीर है, और वो तस्वीर कल मोदी कैबिनेट का जब शपथ ग्रहण हो रहा था उसमें दिखाई दिया। पीडीए आप लोगों ने नारा दिया, लेकिन उस पीडीए का असल इंप्लीकेशन तो बीजेपी ने करके दिखा दिया। जो उन लोग की कैबिनेट और खासतौर पर यूपी से जो 10 चेहरे हैं प्रधानमंत्री को छोड़कर। देखिए राकेश भाई, भारतीय जनता पार्टी और खासकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर जरा से भी नैतिकता नहीं बची है। ऐसे समय पे जब भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मैं उनका सम्मान करता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें महाराष्ट्र में कम हुई तो उन्होंने इस्तीफे देने की पेशकश करी। यहाँ एक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो आज इतना मजबूर हैं, सरकार बनाने के लिए इतना ललायित हैं कि जो लोग उनको आतंकवादी कहते थे, जो लोग उनको देश के लोकतंत्र को खत्म करने वाला कहते थे, आज उनके साथ उनको सरकार बनानी पड़ रही है, उनके साथ कैबिनेट साझा करनी पड़ रही है, उनके साथ में उनको कैमरे का फ्रेम भी साझा करना पड़ रहा है। नहीं अब्बास भाई, आप लालायित नहीं है सरकार बनाने के लिए? देखिए हमारा ये मानना है कि जो जनता का मैंडेट था वो बदलाव का था। जनता का मैंडेट कहां से बदलाव का? उनके अलायंस को पूर्ण बहुमत मिला। पूर्ण बहुमत के अलायंस ने अपना नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा चुन लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अभी भी आप नैतिकता की बातचीत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लालायित है। लालायित आप लोग नहीं है, बल्कि इस हद तक नहीं, पूरा गठबंधन आप लोगों का कि कहीं से नीतीश आ जाए, कहीं से नायडू आ जाए कि हम सरकार बना लें। आप कह रहे हैं कि आप लोग लालायित नहीं है, सिर्फ वही लालायित है।
देखिए वो प्रधानमंत्री जी जो 400 पार की बात करते थे, जब उनका 400 पार से 160 सीटें कम होती हैं तो ये नैतिक हार है। तो अब्बास स्वयं भाई आप लोग भी 80 प्रधानमंत्री में जी 80 की बात करते थे स्वयं और कह रहे थे कि प्रधानमंत्री 79 तो कहीं नहीं गया, ठीक है ना। तो 37 पर आ नहीं गए। नहीं, तो ये यूपी में तो ये भी 80 की बात करते थे, 66 से तो 33 नारे पे आगे आगे हो एग्जैक्टली गए। अब्बास भाई आगे यही हो बात गए। मैं कह रहा हूं कि नारे दिए जाते बढ़ हैं, गए। जरूरी नहीं है कि हम नारे कितने गुना बढ़ एग्जैक्टली गए? उसी तरीके से तो सही 11, उतर जाए। 12 गुना बढ़ गए। देखिए हम 12-14 गुना बढ़ गए और ये आधे हो गए, तो ये जनता का मैंडेट समझने वाला है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री जी जो 10 लाख से जीतने की बात करते थे, स्वयं बड़ी मुश्किल से 1.5 लाख वोटों से जीत पाए। अयोध्या जैसी सीट पे भगवान राम ने भी इनको आशीर्वाद नहीं दिया, हमको आशीर्वाद दिया। तो मुझे लगता है स्थिति स्पष्ट हो गई। निश्चित रूप से सरकार तो बनी है, कहते थे 400 पार, बन पाई बैसाखी सरकार। आज ये स्थिति है देश के प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की। सीटें इनकी कम हुई हैं, मैंडेट इनका घटा है, इन्होंने आंकड़े कुछ और बताए, उसके बाद स्थिति कुछ और हुई। आज सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो बैसाखी सरकार है, ये कितना दूर बैसाखी चल पाएगी और कब तक ये जनता देखना चाहती है, कब तक ये जनता का साथ दे। आरपी सिंह एक जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए ये ना किसानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली स्थिति है। चुनाव हार गए हैं, ठीक है, हम तो मानने की यूपी में हमारी हार हुई है और उसके कारण मैं बता ही रहा हूं आपको। अभी जरा जानकारी अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से ले लीजिए कि नीचे 8,500 रुपए वाला जो पैकेज है उसको लेकर, जहाँ 1 लाख रुपए वाला पैकेज लेकर किस प्रकार यूपी में हाहाकार हो रहा है। लखनऊ के अंदर हर जगह पे लोग जाकर इनके दफ्तरों इनके कार्यालयों में जाकर दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो जो मूल बात है वो ये है कि चुनाव हार गए भैया, आप किस बात की बात कर रहे हो? अरे धोखा नहीं, मैंडेट आपको नहीं मिला, आपने कोशिश कर ली, पिछले दरवाजे से कोशिश कर ली आपने ना, कोशिश करी ना आपने पिछले दरवाजे से। नीतीश बाबू के यहाँ जाकर दरवाजा खटखटाया, उन्हें दरवाजा आपके मुंह पे मार दिया, आपके मुंह पे मार दिया भैया हमारे यहाँ भी कोई रास्ता नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी कोई जगह नहीं आपके लिए, मना कर दिया ना आपको। आपने पूरी कोशिश करी। और एक पंजाबी में कहावत है, उसे कहते हैं डांची का थुन, उठनी जब रेगिस्तान में चलती है तो थुन लटकता है, दूसरी जो लोमड़ी होती है वो सोचती है कि थुन किससे गिरेगा, शायद मेरे को बांस का टुकड़ा मिल जाएगा। अरे वो कभी गिरता नहीं है। आप निश्चित रहिए 5 साल तक मोदी सरकार चलेगी और चलने से चलेगी और अच्छा काम करेगी। और अगली बार जो 27 के अंदर यूपी के रिजल्ट होंगे वापस से रंग बदला होगा, चिंता मत करिएगा। और इस बार हम आपको वापस से अयोध्या के अंदर फिर रंग बदल कर दिखाएंगे। आप किन कारणों से जीतते हैं सबको जानकारी है। आपने मुसलमानों का वोट इकट्ठा किया, मुझे कहते हुए दिक्कत हो रही, पर मैं कह रहा हूँ आपने मुसलमानों को वोट इकट्ठा किया और उसके साथ आपने कोशिश करी, अरे आपने कोशिश करी कि हम 1 लाख का धोखा देकर 1 लाख का बुझेखा देकर हम वोट इकट्ठा करते हैं। ठीक है, ये अब्बास भाई मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। ये 8,500 1 लाख ये वाला मुद्दा बार बार आ जाता है अजय भाई, ये गले की फांस बन गया। ये 8,500 1 लाख रुपया कहना बार बार, आप बीजेपी का हर दूसरा नेता हर प्रवक्ता ये कह रहा है कि भाई ये तो बहुत बुरी स्थिति हो गई राहुल गांधी की, कैसे अगले चुनाव में जवाब देंगे, खासतौर पर यूपी में। जब हमारी सरकार आएगी, सरकार बनने पर हम इसे कर देंगे, इसकी चिंता ना आप करें ना बीजेपी के प्रोपोगंडिस्ट करें। हम तो केवल ये आपको बताना चाहते हैं कि ताजा खाओ ताजा, बासी की बात मत करो, ताजा खाओ बासी की बात मत करो। 2014 2019 यही पुराने किस्से बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? अच्छा आरपी सिंह, भैया बीच में मैं बोला नहीं सरदार जी, फिर बहुत बुरा लगेगा आपको, बवाल होगा। तो अजय वर्मा जी पहली बार अपनी बात रख रहे हैं यार, एक बार सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। अजय बोलिए, अजय जी। इनसे कहिए हार से पचाना सीखें, अरे प्रोपेगेंडा ना करें फिर आप और शर्म करें। बीच में एक मैं बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं। 240 सीट लेकर जीत नहीं पाए, आप 99 लेकर जीत गए। अजीब फॉर्मूला आप लोग लेकर आते हैं। भाई वो बीच में क्यों बोल रहे हैं? तो फिर उन्हें डिबेट में रख लीजिए। पांडे जी सवाल पूछा, पांडे जी सवाल का जवाब मिलेगा। इनसे कहिए मैंने इनके बीच में कहानी सुनाते रहे, बासी खाते रहे, मैंने नहीं बोला ना। बात रखिए। हाँ तो सुन लीजिए। आज कितनी देखिए कल में देखिए कितनी शर्मनाक घटना हुई है कल शपथ ग्रहण के टाइम में कि तीर्थ यात्रियों पे आतंकवादियों ने गोली का हमला, जहां एक पंछी पर नहीं मार सकता था, भगवान भी नाराज है। नंबर 1। नंबर 2, आईटी सेल का जो प्रमुख है अमित मालवीय, मुझे बहुत बुरा लगता है जब आतंकी हमलों पर सियासत होती है। फिर मैं सवाल पूछूंगा कि मुंबई अटैक कब हुआ था और मुंबई अटैक के बाद आप लोगों ने क्या किया था, और बाकायदा इस बात को लेकर चर्चा हो गई थी कि भाई स्थिति ठीक नहीं है, आप प्रवक्ता अगर कार्रवाई कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी।
मैं जनता का प्रवक्ता हूं अजय वर्मा, टैगिंग से दूर रहिए। सीटें आप लोगों की बड़ी है, पॉजिटिवली तरीके से आगे बढ़िए। मत खाओ, ताजी की बात करो। नहीं, क्यों ताजी की बात करो भाई? में सरकार बनी है, ताजी की बात करो, ताजी की बात करो, बासी मत खाओ। अच्छा, देखो अमित मालवीय के ऊपर जो इनका आईटी सेल का प्रमुख है, सरकार बनते ही आरएसएस के कार्यकर्ता ने बंगाल में आरोप लगाया है कि वो रेप करता है, होटलों में मंगाता है। इसकी जांच नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे, आरपी सिंह कुछ बोलेंगे? इनके आईटी सेल का प्रमुख है, सरकार होती है, 1 लाख वाले पर आइए ना, पूरी दुनिया आप घूम लेंगे, 1 लाख पर नहीं आएंगे। 3 लोग थे। अजय वर्मा, पूरी दुनिया घूम लेंगे, 1 लाख पर नहीं आएंगे आप हैं? कभी आप कुलदीप सेंगर के हाथ नहीं, पूरी दुनिया घूम लेंगे, 1 लाख पर नहीं आएंगे। आप चरण चुंबक कराते हैं, कभी आप ब्रजभूषण के बेटे को टिकट देकर बेटियों से मॉलेस्टेशन कराते हैं। शर्म आनी चाहिए अजय वर्मा प्लीज, पार्टी के नेता, अजय वर्मा, अजय वर्मा सुनिए, जब भी डिबेट का टॉपिक तय होता है और जिन भी मेहमानों को बुलाते हैं डिबेट का टॉपिक बताते हैं, आप अपनी बातें रखिए, जो सोचकर आए वो भी बोलिए, लेकिन डिबेट के टॉपिक के इर्द गिर्द रहिए सर प्लीज। 1 लाख पर आइए जो ये बात पूछ रहे हैं। सरदार जी यहाँ ये कौन से प्रवचन सुना रहे थे? यहाँ इन्होंने रामलाल की बात, श्यामलाल की बात, 14 की बात, 19 की बात, 40 की बात, 42 तो भाई उनकी सरकार 14-19 में रही तो क्यों ना करेंगे? तो सबर करो, भगवान आपकी सरकार आनी, आप ताजाबासी की बात कर रहे हैं। छवि खराब हुई 14 के पहले आप लोगों की सरकार थी तो उस हिसाब से बासी हो गई। आपने जब एग्जिट पोल दिए, जब एग्जिट पोल दिए, एग्जिट पोलों ने औंधा मुंह के बल गिरा। अरे एग्जिट पोल पर चले गए भाई, हम तो कह ही रहे थे कि अनुमान है। आप अमित मालवीय की भर्त्सना कीजिए, मैं वीडियो भेज रहा हूं उसके ऊपर बलात्कार। अरे अमित मालवीय पर चर्चा नहीं हो रही है, जिस दिन चर्चा करेंगे उस पर भी बातचीत कर लेंगे। सरकार विशाल मिश्रा, विशाल मिश्रा, ये पूरी दुनिया घूम लेंगे, 1 लाख वाले पर नहीं आएंगे जी। पूरी दुनिया घूम लेंगे लेकिन यूपी में बातचीत नहीं करेंगे। पूरी दुनिया घूम लेंगे, आतंकी हमलों पर सियासत करेंगे, लेकिन मुंबई अटैक किसके समय हुआ था और मुंबई अटैक के बाद कार्रवाई क्या इन्होंने की थी और क्यों नहीं की थी, उस पर बातचीत नहीं करेंगे अजय वर्मा। क्या था कि एक मंत्री हर चैनल से बना दिया जाए, 45 सीटें सीट के ऊपर से ऐसा है 35 पे डाल दिया। अरे अब जनता ने, अरे अब वो हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलते हैं, हिंदू तो अब जरा इनको शांत कराइए। अजय वर्मा प्लीज, अजय वर्मा प्लीज, तो हिंदू भी है। आपकी बारी थी, मैंने आरपी सिंह को शांत कराया, इनको शांत कराइए। विशाल मिश्रा को सुनिए हमें प्रोपोगंडिस्टों की और गॉडसे के समर्थकों की। तो भाई दूसरा नेता प्रवक्ता मेहमान भी आपको प्रोपेगेंडिस्ट बोलेगा कांग्रेस का? बोलिए विशाल मिश्रा। अरे सुन लीजिए, आपका खटाखट सब दिख रहा है कि कैसे सफाचट हो गया। ये जनता है, जनता जनार्दन होती है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आप जो कुछ इन्होंने भ्रम फैलाया है उसी के संदर्भ में, कि महाभारत में उद्योग पर्व का एक हिस्सा है जिसे हम लोग विदुर नीति के नाम से जानते हैं। तो उसमें विदुर हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं राकेश जी, ये चुनाव के मद्देनजर मैं कह रहा हूं कि दुर्योधने 100 बले चा करने दुशासने तथा, दुर्योधने 100 बले चा करने दुशासने तथा एतश्चैवमाधाय कथम त्वभूति मिच्छसि। मतलब कहने का मतलब है, वो कहते हैं कि हे राजन, दुर्योधन, शकुनि, कर्ण, दुशासन जैसे अयोग्य लोगों के हाथ में सत्ता सौंपकर आप अपने राज्य में सुख की कामना नहीं कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि जनता जनार्दन ने देख लिया कि भारत का विकास किसके हाथों में सुरक्षित है। और यहां पर बात कर रहे थे आप, नहीं सुन लीजिए यहां पे आप पहले बात को, अब सुनेंगे आप अभी आप बहुत नैतिकता की पाठ दे रहे थे। तो 1998 में 2004 में आपको कितनी सीटें मिली थी? 2004 में कितनी सीटें मिली थी? कांग्रेस को 145 सीट मिली थी और तब आपने सरकार बनाई थी। और 2009 में कांग्रेस को 206 सीट मिली थी, आपको बहुमत मिला था, 272 मिला था। और यहाँ तो एनडीए को पूरा बहुमत मिला हुआ है, यहाँ तो एनडीए को पूरा बहुमत मिला हुआ है, 300 सीट के आसपास मिली हुई है। लेकिन नहीं, झूठे बोलना, झूठे चबैना, झूठ पर आधारित राजनीति, विखंडित राजनीति, जाति आधारित राजनीति, धर्म आधारित राजनीति, तुष्टीकरण आधारित राजनीति। देखिए कितनी उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं लाइन में लग रही हैं। अरे मैं तो कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार का जनता के सामने भ्रम फैलाकर इस जो है किस प्रकार से जो है मत मांगे गए चुनाव में। कहां गया आपका गारंटी कार्ड? क्यों ऐसा आपने झूठ गारंटी कार्ड नहीं, कौन सा कार्ड बंटवा रहे थे आप? बताइए आप, है आप में नैतिकता? और यहाँ पर बैठ के नैतिकता की बात कर रहे हैं। बताइए ना, जब बम्बई हमला हुआ था तो आपने क्या कराया था? क्लीन चिट किसको दिया था?
किसको क्लीन चिट दिया था? खटाखट खटाखट खटाखट। अरे इतना आप जो है सत्ता के चक्कर में इतने आप अंधे हो जाएंगे। कोई तो राजनीतिक नैतिकता होगी, लेकिन नहीं। और यहां पर बैठकर कितने अच्छा, एक मिनट विशाल मिश्रा, एक मिनट दीजिए। राकेश जी, अजय वर्मा जी, आप कह रहे हैं इनका नारा फेल हो गया। इनका स्ट्राइकिंग रेट क्या है? नतीजे आने से पहले जो आप लोगों के गठबंधन की बैठक हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था? कम से कम 295, कम से कम 295, इससे ज्यादा ही रहेंगे 300 के पार। उसका क्या हुआ था? रेशियो लगाओ ना, 295 में से 234 रेशियो पर आ गए, 400 में 240 रेशियो पर आ गए, रेशियो लगाइए। अरे गलत हुआ ना। अरे हम बताते हैं रेशियो पर आ गए। अब राकेश जी एक सेकंड। हाँ बोलिए विशाल मिश्रा। राकेश जी 10 सेकंड। प्रधानमंत्री कोई थे पांडे जी? कांग्रेस लड़ी 328 सीट पे जीती, 99 स्ट्राइक रेट 30%। भारतीय जनता पार्टी लड़ी 441 सीट पर जीती 240 सीट, स्ट्राइक रेट है 54%। अरे यह है भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट। और कहां 30% स्ट्राइक रेट। पास करने के लिए भी 33% चाहिए होता है। 30% स्ट्राइक रेट है। 328 सीट में से 99 सीट जीते हो। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी 441 सीट में से 240 सीट जीती है। 54% स्ट्राइक रेट है। अरे किस मुगालते में है? खटाखट सफाचट कर दिया जनता ने। खटाखट सफाचट 5 साल बैठिए फ्रस्ट्रेशन में, हताशा में, विकृति में कुछ भी बोलिए, और फिर अब आप अपने आप को हताशा में, विकृति में रखिए। जनता ने मैं एक बार फिर से अब्बास के पास जाता हूँ। अब्बास हैदर, एक नारा अखिलेश यादव ने दिया, उस नारे का असर भी दिखा यूपी में, पीडीए का नारा। अरे रुकिए अजय वर्मा प्लीज, रुक जाइए, हो गया। अरे हो गया, आपका भी नारा, इनका भी नारा, सबका नारा हो गया। रुक जाइए, आप लोगों का स्ट्राइक रेट गिराया विशाल मिश्रा ने, 33% भी नहीं आया। चलिए अब्बास हैदर, पीडीए का नारा और वो पीडीए की छाप, यूपी से जो नेता हैं, सवर्ण से 3 मंत्री, ओबीसी के 4, दलित समुदाय के 2, अल्पसंख्यक के 1, और जरा वो आंकड़ा भी डाल दीजिए कि पूरे देश में जो मोदी कैबिनेट 71 लोगों ने जो शपथ ली है, उसमें भी ये पीडीए से ज्यादा ही असर उन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी। क्या करेंगे इस नारे का? अगला स्ट्रेटजी क्या होगी आप लोगों की? देखिए राकेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में पीडीए के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। अगर आप पिछड़ों और दलितों की बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में 3000 पद आरक्षित हैं, वो क्यों खाली पड़े हैं? उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्तियों में ओबीसी दलितों के पद खाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ओबीसी आयोग ने नोटिस इनको दिया, इन्हीं की सरकार को। देश में आज पीएसयूज बेचे गए ताकि उन ओबीसी को, दलित को नौकरियां न देनी पड़े। आरक्षण विरोधी है ये, जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। सवाल यहाँ पे 3, 4, 5 लोगों के मंत्री बनाने का नहीं है, चेहरों का नहीं है। समुदाय के लिए क्या काम होता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर एक भाई साहब, जो भी आप शांत रहिए, अगर यही कसौटी है कि समाज के 2-3 लोग मंत्री बने, तो एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी खड़ा होता है कि देश में 14% विशाल मिश्रा कुछ पूछ रहे हैं आपसे। जनता पार्टी। अरे अब्बास भाई सुनिए, विशाल मिश्रा कुछ पूछ रहे हैं आपसे, जरा सुनकर जवाब दे दीजिए। झूठ नैरेटिव मैं पूछ रहा हूं, जामिया में आरक्षण किसने खत्म करवाया? बताइए आप। अलीगढ़ में जो है आरक्षण किसने खत्म करवाया? उत्तर प्रदेश बताइए आप, किसने रिजर्वेशन में, प्रमोशन में रिजर्वेशन आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आरक्षण लागू किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। आप जामिया और अलीगढ़ की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से जैसे आपने कार्ड बांटा है कि 8500 हर महीना खाते में मिलेगा। केंद्र में हमारी सरकार रही है, क्या बोले जा रहे, कुछ भी बोल देंगे, बस 2-4 लाइन जो आईटी सेल से आके बोलते जाएंगे। ओबीसी कमीशन किसने बनाया? ओबीसी कमीशन किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ओबीसी कमीशन बना। बताइए ना, पंचतीर्थ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पंचतीर्थ कौन विकसित कर रहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पंचतीर्थ कौन विकसित कर रहा है? बताइए ना पब्लिक को, क्यों नहीं बनाया था आपने ओबीसी कमीशन? बताइए। आप बहुत हो गया विशाल मिश्रा जी, हो गया। अब्बास भाई, आप कह रहे हैं 2-4 मंत्री बना देने से कुछ नहीं होता है। आपको 2-4 मंत्री दिखते हैं क्या? अगर पूरे देश में 27 ओबीसी के बने तो ये 2-4 आप गिन लेते हैं। एससी से 10 बन गए, एसटी के 5 बन गए, तो ये आपको 2-4 संख्या नजर आती है। आप इसको स्वीकार क्यों नहीं करते भाई? स्पष्ट जवाब दूंगा, बहुत साफ सुथरा जवाब दूंगा। देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं
वैसे तो हमारे पांडे देश जी, के प्रधानमंत्री ने भी अपने आप को ओबीसी में सबका डाला है, साथ, तो वो भी सबका ओबीसी के हो विकास गए। में लेकिन क्या उनकी जो 12 नीतियां स्टेटों थी, में उनकी नीतियां एक ओबीसी एमपी नहीं समुदाय जीता के लिए बीजेपी थी, का, दलितों और के लिए थी? मुस्लिम नहीं थी। प्रतिनिधि तो वो कोई ओबीसी दिया ही नहीं दलित है विरोधी सरकार भाजपा चलाई सरकार उन्होंने ने देश 5 साल। में। तो जरूरी ये नहीं है कि अगर आप ओबीसी समुदाय के व्यक्ति हैं तो आप ओबीसी के लिए काम करेंगे। मंत्री आपने बना लिए, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में रहा है? नहीं नहीं, तो फिर इस हिसाब से अब्बास भाई आपने ठीक कहा, नहीं ओबीसी दूसरी बात- समुदाय के हैं तो दूसरी बात, जरूरी नहीं कि अगर ओबीसी के लिए राकेश काम भाई- करेंगे, फिर तो सवर्णों से इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं, जरूरी लेकिन नहीं है ये- कि वो भी सवर्णों के लिए काम करेंगे, वो हाँ, ओबीसी के बिल्कुल, लिए शायद आपके हिसाब से बेहतर काम कर सकते हैं। बिल्कुल, हम इसमें विश्वास ही नहीं रखते हैं। क्या वीपी सिंह जी सवर्ण समाज तो से झूठ थे? मूठ का हैं? पीडीए का आप नारा बताइए, लेकर चले गए देखिए, ना, अर्जुन सिंह जी क्या- मतलब क्या पीडीए विषय का नारा थे? आप लोग सिर्फ वोट लेने के लिए लेकर चले गए जनता के बीच में। नहीं, बीच में कोई ना बोले। अरे अगर मेरे मैं जरा जवाब मुझे दूं। देखिए, अर्जुन सिंह जी ने राष्ट्रवादी सबसे बड़ा पत्रकार पिछड़ों के लिए महोदय। काम किया। वो अजय जी एक मिनट शांत हो जाइए। अर्जुन सिंह जी क्या पिछड़ों समाज से थे? क्या आप बताइए, वीपी सिंह जी पिछड़े समाज से थे? नहीं थे, लेकिन इन्होंने समुदाय के लिए काम किया। देखिए, आज वो नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को पिछड़ों सम में डाला है, अपनी कम्युनिटी को गुजरात में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पिछड़ों के लिए काम नहीं किया। हमारा सिर्फ इतना कहना है, देखिए आगे यही कसौटी है कि समाज का मंत्री बनने से उस समाज का उत्थान हो मतलब जाता है। सरकार में तो हिस्सेदारी नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की हिस्सेदारी चाहिए। मैं आ रहा हूं, एक बड़ी खबर है, मोदी कैबिनेट की पहली बैठक शुरू हो गई है और सभी मंत्री वहां पर पहुंच गए हैं। मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली ये मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग। अमित शाह, राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल है, सभी मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। सर्बानंद सोनोवाल, ललन सिंह, गिरिराज सिंह, यानी पूरा मंत्रिमंडल मौजूद है। आज विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये खबर भी आनी शुरू हो जाएगी किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिला। सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवभारत पर ये ब्रेकिंग आपको मिलेगी कि किन नेताओं के बीच में कौन कौन से विभाग बटे हैं मंत्रियों के बीच में। आरपी सिंह, जो बातें अब्बास हैदर ने कही हैं कि मंत्रिमंडल में जगह देने से कुछ नहीं होता है भाई, जरूरी नहीं है कि ओबीसी का ओबीसी के लिए काम करेगा, एससी के लिए एससी के लिए काम करेगा, वो तो दूसरा भी कर सकता है। इसको तो अखिलेश यादव यादवों के लिए काम नहीं करेंगे ना, ये तो तय हो गया। तेजस्वी यादव यादवों के लिए काम नहीं करेंगे, वो तो सर समाज के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री तो प्रदेश धोखा के लिए क्या काम आपको, मैंने करेंगे। आपको धोखा क्या दी एक बार भी? मालवीय महिलाओं का यौन धोखा क्या शोषण आपको मैंने करता एक बार है, नहीं? इसी पे भी बोल तुरंत दीजिए। ठीक रही है अजय वर्मा, इसी बार ये बहुत हिलते हो आप। पर चलो भूल बात पे आइए अजय वर्मा, शर्म आती है? आपने जाकर दरवाजा खड़खड़ाया नीतीश बाबू का, नीतीश बाबू के लोगों ने मुंह पे तमाचा मारा आपके और कहा वापस आना मत, इधर देखना मत। आपकी कोशिश थी कि हम किस प्रकार से चप्पल ले लेके किसी ढंग से सरकार बना ले। हमको वोट नहीं दिया, मैंडेट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, फिर भी हम सरकार बना ले। परंतु कोशिश आपकी नाकामयाब हो गई। आप फिर कोशिश करते रहिए, 5 साल बाहर रहिए और मैं वापस क्या कर जा रहा हूँ 2029 में वापस। अजय भाई सुनिए ना, ये गुजारिश है, ये लगातार बोलने से कुछ नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि जितना लिख कर लाए वो सब कुछ बोल दिया जाए, तो दूसरों को थोड़ा सा सुना भी करिए सर, आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।